बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम थीम नंबर 6 करेंगे जिसका टाइटल है इंटरप्रेन्योरल प्रोसेस। तो आज हमारा मिड टर्म का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये होता है कि हैंड आउट कहाँ से मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स आप मेरी व्हाट्सएप ग्रुप से, टेलीग्राम चैनल से, इसके अलावा आप मेरी जीमेल से कहीं से भी इन हैंड आउट्स को हासिल कर सकते हैं। मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंटरप्रेन्योरल प्रोसेस क्या होते हैं। अपना बॉस खुद बनना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप एक मुकम्मल और बाकायदा प्रोसेस है। इस प्रोसेस में वो तमाम काम और एक्शन शामिल होते हैं जो किसी अपॉर्चुनिटी को पहचानने और इसके लिए एक पूरी तंजीम खड़ा करने तक किए जाते हैं। तो हमारे पास इसकी 4 बेसिक स्टेप्स होते हैं। इसका एमसीक्यूज आपके पास आता है कि इंडिविजुअल कैन नॉट फैक्सिनेटेड बाय आइडिया। तो जो इंडिविजुअल होता है ना, वो सिर्फ इस बात से फैक्सिनेट नहीं हो सकता कि उसने अपना बॉस खुद बनना है, बल्कि इसके लिए उसे डिफरेंट कंप्लीट प्रोसेसेस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास आता है वो है डिसीजन। अपना बिजनेस शुरू करने का इरादा करना या फिर इसकी ख्वाहिश करना। डेवलपिंग बिजनेस आइडिया, इस मौके के लिए बाकायदा बिजनेस प्लान बनाना। आइडिया टू वेंचर इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि प्रैक्टिकली तौर पर अपने काम को खड़े करना। मैनेजिंग एंड ग्रोथ फ्रेम, यानी कि अपने बिजनेस को बढ़ाना और संभालना। तो ये आपके एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है कि डिसीजन टू बिकम एन एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर हमारा जो पर्सनल डिसीजन है उसके अंदर कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। तो क्या हमारी सबसे पहले ज़रूरी है हमारी पर्सनल प्रेफरेंस। नंबर 2 पर आ जाती है डिज़ायर एंड बिहेवियर एंड ड्रीम। तो ये एमसीक्यूज आपका इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ बिजनेस आइडिया के अंदर क्या आ जाता है, बिजनेस प्लान मेकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट हमारे पास हमने स्टूडेंट्स पहले इंटरप्रेन्योरशिप की जो ट्रेड्स होती हैं, खूबियाँ होती हैं, उनकी बात की थी। अब देखिए वो खूबियाँ इस प्रोसेस में कैसे काम आती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है द इंटरप्रेन्योर्स ट्रेड्स ऑफ नॉलेज एंड इंस्पिरेशन हेल्प हिम इन आइडिया जनरेशन। तो इसका जो नॉलेज और इंस्पिरेशन होती है उससे नया आइडिया सोचने में मदद मिलती है। इसके ख्वाब और क्रिएटिविटी उस बिज़नेस को डेवलप करने में मदद देते हैं। इसके अलावा इसका जो एक फ्रीम फेथ होता है, पुख्ता इरादा और गलतियों से सीखना, प्रोडक्शन और ऑपरेशन दोनों में बहुत ज़्यादा काम आता है। तो ये हमारे पास फ़ायदे होते हैं। ये लास्ट वाला जो पॉइंट है कि इंटरप्रेन्योरशिप ट्रेट ऑफ लीडरशिप एंड नेटवर्किंग हेल्प हिम टू सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ। तो आपसे ये एमसीक्यूज पूछा जाता है कि लीडरशिप और नेटवर्किंग की जो ट्रेट होती है वो किसके लिए यूज़ होती है। तो वो क्या लेकर आती है हमारे पास, सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ। इसी तरह जो डिटर्मिनेशन की और लर्निंग की है वो हमारे पास किसको लेकर आती है, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन को। स्टूडेंट इसी तरह आपके एमसीक्यूज बनते हैं। आपके ज़्यादातर तो एमजीटी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पर सिनेरियोज़ होते हैं। तो आपने सिनेरियो के अकॉर्डिंगली उस थीम को या फिर उस पॉइंट को पिक करना होता है। तो अगर इसके अकॉर्डिंगली आपसे कोई भी सिनेरियो देकर पूछा जाए तो होप्स हो आप इसको कवर कर लेंगे। द इंटरप्रेन्योरल प्रोसेस इज़ अल्टरनेटिवली डिफाइन। तो अब इंटरप्रेन्योरल प्रोसेस को हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। इस प्रोसेस की एक और हमारे पास जो डेफिनेशन होती है जिसके मुताबिक हम इसके ऊपर स्टेप्स लगा देते हैं, यानी कि बिज़नेस का आइडिया सोचना, फिर वो इवेंट लेकर उसको काम शुरू करने पर मजबूर करना, फिर उसे इम्प्लीमेंट करना और फिर इसकी ग्रोथ करना। तो याद रखें हर स्टेज पर ह्यूमन बिहेवियर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टूडेंट्स अब आपने याद रखना है हमारे स्टेजेस कौन से, आइडिया और कंसेप्शन ऑफ बिजनेस, इवेंट दैट ट्रिगर द ऑपरेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड ग्रोथ। अब ये एमसीक्यूज आपका बहुत बहुत रिपीट होता है स्टूडेंट्स। ये जो 4 प्रोसेसेस हैं आप इनको याद कर लें। अगर आपका पेपर आता है सब्जेक्टिव बेस तो ये डेफिनेशन और इसके जो स्टेप्स हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइजिंग अपॉर्चुनिटी। बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या होती है? ये हालात का एक ऐसा साजगार मजमुआ होता है जो किसी नई प्रोडक्ट और सर्विस के लिए डिमांड को पैदा करता है। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि अ फेवरेबल सेट ऑफ सर्कमस्टांसिस, एक साजगार हमारे पास जो सर्कमस्टांसिस होते हैं जो हमारे बिजनेस के लिए नई प्रोडक्ट को या फिर नई सर्विस को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, वो होती है हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी। एक कामयाब बिजनेस मैन हमेशा, ये आप हमेशा याद रखें कि जो एक कामयाब बिजनेसमैन होता है ना उसकी कोशिश यही होती है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढे और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढे। तो बिज़नेस आमतौर पर 2 तरीक़ों से शुरू होता है। सबसे पहले है एक्सटर्नली स्टिमुलेटेड। आप फैसला करते हैं, यानी कि बैरूनी तौर पर जो होता है
आप फैसला करते हैं कि बिज़नेस करना है, फिर आप बाहर मार्केट में निकलकर मौके तलाश करते हैं और काम को शुरू कर देते हैं। ये तो होता है हमारे पास एक्सटर्नली, यानी कि आप एक्सटर्नल से टेस्ट लेते हैं। अब इंटरनली हमारे वेंचर्स कौन से होते हैं? इंटरनली स्टिमुलेट के अंदर क्या होता है कि आपको नज़र आता है गैप। अब आपको खुद कोई मसला दरपेश आता है और आप इस मसले को हल करने के लिए क्या करना चाहते हैं? आप बिज़नेस करना चाहते हैं। तो दोनों सूरतों में मौका तलाश करना मुश्किल होता है। सबसे बड़ी जो गलती लोग नए लोग जो करते हैं वो ये है कि वो मार्केट की डिमांड नहीं देखते, बल्कि वो प्रोडक्ट बनाते हैं जो उन्हें खुद पसंद होती है। तो स्टूडेंट्स, जब हमें कारोबार करना होता है, नो डाउट कि हमारी जो इंटरेस्ट भी होना चाहिए, लेकिन जब हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हों, कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हों, तो सिर्फ हमें अपनी जो होती है, हम पैशनेट हैं सिर्फ इसीलिए प्रोडक्ट्स नहीं बनाने चाहिए, बल्कि मार्केट की डिमांड को भी देखना चाहिए। तो मेजर मिस्टेक क्या करते हैं, हमने इस चीज़ को भी डिस्कस कर लिया। और सबसे टफ काम होता है वो हमारे पास क्या है? अपॉर्चुनिटी रिकॉग्नाइजेशन का। ये 2 MCQs आपके बहुत रिपीट होते हैं। स्टूडेंट, ये जो लेक्चर नंबर 6 है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके मैक्सिमम MCQs यहीं से आते हैं। नेक्स्ट आपके पास है इन अदर वर्ड्स मेक अ प्रोडक्ट दैट कस्टमर। जी हाँ, तो ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो कस्टमर क्या करे? खरीदने पर तैयार हो। एक गुड अपॉर्चुनिटी शुड बी 4 क्वालिटी। अब हमारी जो गुड अपॉर्चुनिटी है उसकी 4 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ये MCQs आपका इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? अट्रैक्टिवनेस की, उसके अंदर कशिश होनी चाहिए, जिसके अंदर इंसान की चॉइस को, उसकी प्रेफरेंसेस को, उसके एटीट्यूड को और उसकी जो अट्रैक्टिवनेस टू द बिजनेस या मार्केट होता है उसको मद्देनजर रखा जाए। ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, नॉट टू शॉर्ट। पॉपअप अपॉर्चुनिटी आर सस्टेनेबिलिटी, ये भी नहीं होना चाहिए कि आप इतना इन्वेस्टमेंट कर दें लेकिन उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत कम हो। टाइमलीनेस, यानी कि टाइम के अंदर होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि मौके पर छक्का मारना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है वैल्यू प्रपोज्ड, यानी कि जो उसकी वैल्यू है वो हमारी माइंड में होनी चाहिए कि हमारी जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वो बायर के लिए या एंड यूज़र के लिए कोई वैल्यू ऐड कर रहा है, उनकी जो ज़रूरियत है उनको पूरा कर रहा है। और इसके अलावा इंटरप्रेन्योर के लिए उस वैल्यूएबल होना चाहिए, उसे मुनाफा होना चाहिए और पूरे माहौल के लिए भी वो चीज़ साजगार होनी चाहिए। तो आगे हमारे पास है विंडोज़ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो अपॉर्चुनिटी विंडोज़ का मतलब क्या होता है? ये वो ख़ास वक्त होता है जब किसी नई मार्केट में हम एंट्री मार सकते हैं। तो आपने याद रखना है कि ऐसा वक्त, ऐसा टाइम ड्यूरेशन जब हम नई कंपनी के अंदर एंटर हो सकते हैं या नई कंपनी मार्केट के अंदर एंटर हो सकती है, उसे हम कहते हैं विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो जब मार्केट नई होती है तो वो क्या होता है हमारे पास? वो हमारे लिए एक मैच्योर खिड़की खोलती है। जब मार्केट मैच्योर हो जाती है तो वो खिड़की क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है कि जब अपॉर्चुनिटी न्यू होती है तो वो क्या करती है? ओपन करती है न्यू हमारे पास जो चीज़ें होती हैं उनको। और जब वो ग्रो करती है तो जाहिर सी बात है वो जो हमारे पास प्रॉफिटेबल पोजीशन होती है वो क्लोज हो जाती है, क्योंकि जो ज़रूरत होती है या जो डिमांड होती है वो पूरी हो चुकी होती है। तो व्हेन द सैचुरेशन पॉइंट कम्स एंड मार्केट मैच्योर्स, जब सैचुरेशन पॉइंट आता है तो क्या होता है? हमारी जो विंडो होती है वो क्लोज हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है और इसे मैंने 3 बार आपको बता दिया है। अब है इन 1995 द फर्स्ट सर्च इंजन। स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है कि फर्स्ट सर्च इंजन कब बना था? 1995। और था कौन सा? याहू। तो ये अपीयर हुआ था। फिर जैसे जैसे मार्केट ने ग्रो किया, फिर एक्साइट, लूकस, अल्टा विस्टा एंड अदर मार्केट के अंदर आए। और इसके बाद स्टूडेंट गूगल कब आया था? हमारा गूगल आया था 1998 के अंदर। और जब ये गूगल आया तो हमारी जो विंडो अपॉर्चुनिटी थी वो क्लोज हो गई और लेस प्रोमिनेंट या फिर लेस हो गई अदर कंपनीज़ के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के अंदर एंटर करने के लिए। तो देखा आपने, गूगल के आते ही जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी विंडो थी वो क्लोज हो गई, या फिर किसी हद तक, बहुत हद तक क्लोज हो गई। डिफरेंस बिटवीन आइडिया एंड अपॉर्चुनिटी। तो आइडिया क्या होता है? ये सिर्फ आपके जहन की सोच होती है। ये एक मैप हो सकता है या फिर एक इंस्पिरेशन हो सकती है, इमेजिन्ड, यानी कि जो इमेजिन्ड चीज़ होती है वो होती है आपकी आइडिया। ज़रूरी नहीं है ये कामयाब हो। तो इस चीज़ को भी आप याद रखें कि हमारी जो आइडिया होता है ना, वो ज़रूरी नहीं होता कि वो कामयाब भी होगा या नहीं। अपॉर्चुनिटी क्या होती है? अपॉर्चुनिटी वो है जिसमें ऊपर बताई गई जो खूबियाँ शामिल हों। जैसे हमारे पास अट्रैक्टिवनेस आ जाती है, ड्यूरेबिलिटी, सही वक्त, इसके अलावा वैल्यूएबल, ये जो तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं जिसमें वो होती है अपॉर्चुनिटी। तो हर आइडिया अपॉर्चुनिटी नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा MCQs इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स आपका, और कॉन्सेप्ट भी, कि आपके पास जो भी आइडिया है ज़रूरी नहीं है कि वो अपॉर्चुनिटी भी हो, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी के पीछे एक आइडिया ज़रूर होता है।
अब इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं कि आइडिया हमारे पास कुछ भी हो सकता है, हमारे माइंड के अंदर कोई भी इमेजिन पिक्चर हो सकती है, वो हमारी लाइफ के बारे में हो सकती है और फ्रेंड्स के बारे में हो सकती है, लेकिन जब वो अपॉर्चुनिटी बनती है ना, अपॉर्चुनिटी तब ही बनती है जब वो अपॉर्चुनिटी जब वो बन जाती है तो वो एक आइडिया का ही नतीजा होती है। तो यही वजह होती है कि हर आइडिया अपॉर्चुनिटी नहीं होता। सिर्फ आइडिया को हम अपॉर्चुनिटी नहीं कह सकते, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी के पीछे एक आइडिया ज़रूर होता है। हाँ जी, तो यहाँ पर आपके पास मॉडल है, मॉडल ऑफ अपॉर्चुनिटी रिकग्नाइजेशन प्रोसेस किस तरह से हम कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस आ जाते हैं। प्रियोर नॉलेज ऑफ मार्केट एंड कस्टमर प्रॉब्लम्स, तो ये किस तरह से आता है, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस आता है पर्सनल एक्सपीरियंस से, वर्क एक्सपीरियंस से। इसके बाद हमारी एजुकेशन बहुत मैटर करती है, हमारे नेटवर्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आउटकम जो होते हैं, अगर हम ये तमाम चीज़ों को फॉलो करते हुए किसी अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं तो उसका आउटकम क्या होता है, सक्सेसफुल अपॉर्चुनिटी रिकग्नाइजेशन। तो ये जो बाकी तमाम स्टेप्स हैं, इनको किए बगैर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को हम नहीं ढूंढ सकते। द अपॉर्चुनिटी को सोर्सेज, हमारे पास अपॉर्चुनिटी के सोर्सेज क्या होते हैं। एक अच्छा जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है वो क्या करता है, एक होशियार एंटरप्रेन्योर क्या अपने मौजूदा ट्रेंड्स को देख कर मौका तलाश करता है। आजकल के जो मशहूर ट्रेंड्स हैं उनके अंदर हमारे पास ग्रीन ट्रेंड आ जाता है, क्लीन एनर्जी ट्रेंड्स एंड ग्लोबल वार्मिंग आ जाता है। अब जिस तरह हमारी जो ग्रीन ट्रेंड है उसके अंदर प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, रिसाइकलिंग, या फिर जो हमारे पास पायदार फिशन होती है, ये चीज़ें इन्वॉल्व कर जाती हैं। क्लीन एनर्जी के अंदर विंड पैनल सोलर पैनल्स आ जाती हैं, हमारी विंड एनर्जी आ जाती है। इसके अलावा हमारी जो जियोथर्मल विंड्स आ जाती हैं, बायोफ्यूल्स एंड फ्यूल्स आ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑर्गेनिक ओरिएंटेशन ट्रेंड्स आ जाते हैं, जिसके अंदर हमारे बगैर केमिकल और खादों के बगैर सब्जियां और केमिकल फ्री कॉस्मेटिक्स आ जाती है। फिटनेस एंड हेल्थ, घर पर वर्कआउट, योगा या अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखें, ये चीज़ हमारी एज अ एंटरप्रेन्योर हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ट्रैवलिंग एंड वेंचर, यानी कि हमारी जो ट्रैवलिंग कंपनियां हैं हम इनको ओपन कर सकते हैं। सोशल मीडिया ट्रेंड्स जो आजकल चल रहे हैं उन पर भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटी वहाँ पर भी तलाश कर सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स कैन सी द अपॉर्चुनिटी इन एनी प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी की किसी भी प्रॉब्लम को भी वो क्या कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। तो अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन अ मार्केट विच एंटरप्रेन्योर विजुअलाइज एज एन अपॉर्चुनिटी। जो हमारी प्रॉब्लम होती है ना सोसाइटी, अब देखिए ना, एक आम इंसान में और एंटरप्रेन्योर में यही फ़र्क होता है कि आम इंसान क्या कर रहा होता है, उसे एज अ प्रॉब्लम ही डील कर रहा होता है, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होता है वो उसे एज अ अपॉर्चुनिटी विजुअलाइज करता है और ये थिंक करता है कि इस प्रॉब्लम को अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेशन के साथ किस तरह सॉल्व किया जा सकता है या फिर उसके लिए प्रोडक्ट या सर्विस बनाई जा सकती है। तो डेमोग्राफी क्या होती है, आबादी को उम्र, जिन्स, इनकम और मज़हब के लिहाज से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये जो हमारी आबादी हो गई, हमारी जेंडर हो गया, इनकम या ऑथेंटिसिटी हो जाता है, ये जो तमाम चीज़ें होती हैं उसे हम कहते हैं डेमोग्राफी। तो असल में ये हमारे पास क्या होता है, स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। तो स्टूडेंट ये एमसीक्यूज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी इज़ अ स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। तो अब यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बेबी बूमर्स जब हमारे हुए थे एज के लिहाज से, अगर हम देखें 1946 टू 1964, इसके बाद जो जनरेशन एक्स है वो हमारे पास 1965 टू 1980s है। तो ये एमसीक्यूज आपने याद रखना है कि जनरेशन एक्स का आपके पास क्या टाइम पीरियड था। और उसके बाद आ जाती है हमारे पास मिलीनियल यानी कि हमारी वाई जनरेशन। तो स्टूडेंट आपने इस चीज़ को अच्छे तरीके से याद रखना है कि हमारी वाई जनरेशन हम किसको कहते हैं, मिलीनियन को, और मिलीनियन जनरेशन को हम वाई जनरेशन कहते हैं। तो सम ऑफ द ट्रेड्स ऑफ मिलीनियन जनरेशन, जो हमारी मिलीनियन जनरेशन है उसके ट्रेड्स कौन से थे, बाइंग पावर, इन्फ्लुएंस ऑन ओल्डर जनरेशन, और इसके अलावा स्पोर्ट, कार्स, ग्लोबल शेयर्ड वैल्यूज़, सोशल मीडिया लवर्स, और इसके अलावा जो तमाम चीज़ें आजकल हम में पाई जाती हैं वो तमाम चीज़ें इसी के अंदर शामिल है। वैसे जो मैक्सिमम स्टूडेंट है वो तो जनरेशन जी है, सॉरी जनरेशन, जी हाँ, जनरेशन जी ही है जो आपके 18 से 25 साल तक के लोग हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है अदर इम्पोर्टेंट, हमारे पास जो अदर इम्पोर्टेंट डेमोग्राफिक्स हैं वो कौन से हो सकते हैं, वर्किंग कपल्स, सिंगल पेरेंट्स, और इसके अलावा रिलीजियन, एथिक ग्रुप्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ वर्कफोर्स। डिजिटल आइडेंटिटी, आजकल जिस तरह हमारे पास मीडिया प्रेजेंस है तो डिजिटल आइडेंटिटी बहुत डेवलप हो गई है। आज के दौर में आपका सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर,
इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर लाजमी होना ज़रूरी होता है, ठीक है। और यही आपकी डिजिटल शनाख्त है और यही नेटवर्किंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आजकल आपके फ़िज़िकल दोस्त इतने नहीं होंगे जितने डिजिटल दोस्त होंगे। इकोनॉमिकल फोर्स, तो इकोनॉमिकल फोर्स के अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास, आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस किस्म की माशियत में काम कर रहे हैं। अब माशियत के डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कमांड इकोनॉमिकल सिस्टम, जहाँ पर हमारी हुकूमत के हाथ में जो सब कुछ कंट्रोल होता है, जो तमाम चीज़ें कंट्रोल कर रही होती है वो हमारी गवर्नमेंट होती है और वही कीमतों को तय करती है। लेकिन आजकल ये चीज़ बहुत कम है, गवर्नमेंट के हाथ में तमाम कंट्रोल नहीं होता। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि हमारी जो कमांड इकॉनमी है उसमें किसके हाथ में कंट्रोल होता है, रिलेटिव टू द कंट्री इट्स गवर्नमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है मार्केट इकोनॉमिकल सिस्टम। तो मार्केट इकोनॉमिकल सिस्टम को हम फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, जहाँ पर हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं होता। डिमांड और सप्लाई से कीमतें तय होती हैं और प्राइवेट लोग वसाइल के लिए क्या करते हैं, कम्पीट करते हैं, वसाइल के कंपटीशन लगाते हैं और इस मुकाबले में, और इसमें जो हमारे पास मुकाबला होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो मार्केट इकोनॉमिकल सिस्टम को भी हमने पढ़ लिया। और मार्केट इकोनॉमिकल सिस्टम को हम क्या कहते हैं, फ्री मार्केट भी कहते हैं। इसके बाद आ जाती है जनाब फिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो मिक्स्ड इकोनॉमिकल सिस्टम के अंदर जैसे आजकल यही निज़ाम चलता है, इसमें प्राइवेट सेक्टर्स भी होते हैं और हुकूमत भी होती है। कुछ चीज़ों को रेगुलर करती है हमारी हुकूमत ताकि सारिफ और लेबर के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तो आपको जो आपकी मुल्की माशियत के इशारे जैसे जीडीपी होता है या बेरोज़गारी की जो शरह होती है, इन्फ्लेशन और टैक्स रेट का पता होना चाहिए। एज आ स्टूडेंट, एज आ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। और ये जो तमाम चीज़ें आपके मुल्क में क्या हो रहा है, किस चीज़ की डिमांड बढ़ रही है, क्या मसाइल हैं, आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। क्योंकि एज आ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न एंड एज आ सेंसिबल सिटीज़न हमारे पास इन तमाम चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और पढ़े लिखे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, तो लोग हैं, उनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो एक एमसीक्यूज़ मिस हो गया कि इट इज़ कॉल्ड मॉडर्न इकोनॉमिकल सिस्टम। तो मॉडर्न इकोनॉमिकल सिस्टम हम किसको कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी को क्या कहते हैं हम, मॉडर्न इकोनॉमिकल सिस्टम। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व कर जाती हैं। तो एमसीक्यूज़ आपका यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आप इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा बिकॉज यहाँ से भी एमसीक्यूज़ बन के आ सकते हैं। तो दीज इंडिकेटर्स ये हमें बताते हैं कि हमारी इकोनॉमिक स्टेट क्या है और इसको हम इसके अकॉर्डिंगली हम किस तरह से फ़ैसले ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस। तो टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस के अंदर हमारा डिफरेंट चीज़ें शामिल हो जाती हैं। जैसे आज हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और इसके अलावा बिग डेटा, जो तमाम बिजनेसमैन्स हैं वो इसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। आजकल के जो बिजनेस मैन को हमारे पास जैसे होता है ना 5G 6G और ब्लॉकचेन, जो हमारे पास कार्बोनेट्स होते हैं, आजकल ब्लॉकचेन का काफ़ी आपने सुना होगा। इसके अलावा डिजिटल प्राइवेसी, ई गवर्नेंस होती है और उसके अलावा हमारे पास वर्चुअल स्पेस और नेटवर्किंग में काफ़ी ज़्यादा जो चेंजेस आ रही हैं। मशीन लर्निंग हो गया, इस टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी जो अपॉर्चुनिटी है उसकी आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा गुड हो चुकी है। और की टेक्नोलॉजिकल एरियाज विच एंटरप्रेन्योर मस्ट नॉलेज। तो इन तमाम चीज़ों का एंटरप्रेन्योर को नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल इनोवेशन। तो वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम के मुताबिक जो हमारी सोशल मसाइल होते हैं, मिसाल जैसे खुसूसन हमारे पास गरीबों के मसाइल, तो हमारे माशी मसाइल को बिज़नेस के तरीके से हल करना सोशल इनोवेशन है। तो स्टूडेंट आप इस चीज़ को याद रखिए, द एप्लीकेशन ऑफ इनोवेशन, ऐसी एप्लीकेशन जो हम अपने सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं ना उनको ट्रिगर कर रहे होते हैं, उनको सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं, तो वो होती है हमारी सोशल इनोवेशन। तो जिसके अंदर हमारी NGOs आ जाती हैं और हमारे जो वेलफेयर की सोसाइटीज़ होती हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं। डोनेशन दे रहे होते हैं लोग ऐसे बिजनेसेस को जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैसे अब रियल लाइफ की एग्जांपल है, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी किसी ख़तरनाक बीमारी की दवा बनाए और इससे हमारी जो सोसाइटी है उसका मसला हल हो जाएगा। अब कंपनी को प्रॉफिट तो मिलेगा ही, या फिर जो गूंगे बहरे लोग होते हैं उनके लिए ऐसी मोबाइल ऐप्स बनाना जिन पर वो क्या होता है बातचीत कर सकें। तो इससे जो बनाने वाला है उसे तो नो डाउट बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है, लेकिन उससे हमारी सोसाइटी का जो बिज़नेस होता है, जो
ऑपरेशन होता है वो अच्छे परफॉर्म होने लग जाते हैं और उसका भी कहीं बहुत ज़्यादा हद तक फ़ायदा हो जाता है। तो हमारे पास जो फीचर्स हैं वो हमारे पास क्या हैं? टेंजिबल बिजनेस विद प्रॉफिट, इस्टेब्लिश रिजल्ट ऑफ सोसाइटिकल इश्यूज, पार्ट ऑफ फ्रेम्स बिजनेस स्ट्रेटजी एंड इनोवेशन एजेंडा। तो ये तमाम चीज़ें हम इनसे कवर कर सकते हैं। सोशल इंटरप्रेन्योर्स कौन से होते हैं? तो सोशल इंटरप्रेन्योर्स हमारे पास स्टूडेंट्स वो लोग होते हैं जो अपने मुल्क कौम की खिदमत करते हैं, ठीक है, अपनी जो बिज़नेस या फिर अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए अपनी सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। और इसकी एक अदर डेफिनेशन ये भी है कि स्टेट अ सोशल एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन होता है हु जो परस्यू करता है नोवल एप्लीकेशन, बहुत अच्छी एप्लीकेशन को, डैट हैव पोटेंशियल टू सॉल्व कम्युनिटिकल प्रॉब्लम। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इस चीज़ को भी पढ़ लिया कि हम डेवलपमेंट कर दें मोबाइल एप्लीकेशंस की उन लोगों के लिए जो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, डेफ एंड डम्प्ड लोगों के लिए। गैप अब क्या होता है? गैप हमारे पास किसी भी नई चीज़ लाने के लिए मार्केट में जो रिसर्च करना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो नया आइडिया हो या पुरानी चीज़, उसको बेहतर करना या बिल्कुल नया करना, तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना स्टूडेंट्स, उनको हम गैप के अंदर देखते हैं। अगर गैप की हम यहाँ पर डेफिनेशन देखें तो वो क्या है? अ गैप इन अ मार्केट आइडिया कैन मोर आर वन और मोर ऑफ थ्री एट्रीब्यूट्स। कौन से एट्रीब्यूट्स होती हैं? न्यू, या तो हमारी जो चीज़ है वो न्यू या ओरिजिनल हो सकती है, या फिर इट प्रूव्स आर समथिंग, ये प्रूव कर सकती है उस चीज़ को जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, या फिर ये टेक कर सकती है समथिंग दैट एग्जिस्ट एंड फाइंड अ न्यू मार्केट, जो चीज़ पहले से है लेकिन हम उसकी कोई मार्केट को फाइंड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ये जो मार्केट आपके पास गैप है ना, गैप इन अ मार्केट, ये वाला कंसेप्ट आपका शॉर्ट के हवाले से और एमसीक्यूज के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब इसको हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू फाइंड अ गैप इन अ मार्केट। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फाइंड गैप इन अ मार्केट, दैट थिंग इज़ इम्पोर्टेंट टू कंडक्ट रिसर्च। तो एंटरप्रेन्योर्स को मार्केट रिसर्च कंडक्ट करवानी चाहिए। अब मार्केट जो रिसर्च होती है उसके अंदर कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं? तो मार्केट रिसर्च के अंदर हमारे पास आ जाती है करेक्टरिस्टिक, इट्स साइज़, उसका साइज़ आ जाता है, मार्केट का स्पेसिफिक मार्केट आइडेंटिफिकेशन आ जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि मार्केट रिसर्च के अंदर कौन सी दो चीज़ें आ जाती हैं? मार्केट रिसर्च इस करेक्टरिस्टिक्स, साइज, स्पेसिफिक मार्केट को हम आइडेंटिफाई करते हैं। मार्केट रिसर्च आल्सो इन्वॉल्व, इसके अंदर हमारी इंटेलिजेंस एंड इंडस्ट्री एनालिसिस भी इन्वॉल्व होता है। अब मार्केट इंटेलिजेंस क्या होती है? द इंटेग्रल पार्ट ऑफ डूइंग एनी बिजनेस इज टू कीप ट्रैक ऑफ कंपेटिटर्स एंड कंपनीज विच इज़ टर्म्ड एज मार्केट इंटेलिजेंस। तो आसान अल्फाज में मार्केट इंटेलिजेंस क्या होती है कि अपने मुखालफिन पर नज़र रखना और अपनी इंडस्ट्री का एनालिसिस करना। तो ये होती है हमारी मार्केट इंटेलिजेंस। आगे हमारे पास है इंडस्ट्री एनालिसिस। तो इंडस्ट्री एनालिसिस के अंदर हमारी कौन सी चीज़ें शामिल हो जाती हैं कि हम देखते हैं हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो किस तरह से बनी हुई हैं, हम रिव्यू करते हैं इकोनॉमिकल कंडीशंस को, मार्केट के फैक्टर्स को करते हैं जो हमें क्या कर सकते हैं, हमें डिवेल्प करवा सकते हैं। तो हमारी जो अकॉर्डिंग टू पोर्टर, जो हमारे पास पोर्टर थे, हैव 5 फोर्स डेट इम्पैक्ट द सोसाइटी। 5 फोर्स थी जो उन्होंने बताया था जो इफ़ेक्ट कर सकती हैं, वो कौन सी थी? कंडीशन ऑफ कंपटीशन, पावर ऑफ द पावर ऑफ सप्लाई, लाइकलीहुड ऑफ एन इंट्रेंस, थ्रेट टू सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स एंड पावर टू द कस्टमर, टेक्निक ऑफ आइडिया जनरेशन। अब हमने कोई भी जो आइडिया जनरेट करना होता है उसके लिए हमें कुछ टेक्निक्स चाहिए होती है। जैसे हमने पढ़ा ना, एन आइडिया इज़ अ थॉट आर इम्प्रेशन आर नोशन। तो आइडिया जनरेशन के लिए जो हमारे पास फंडामेंटल और बेसिक पार्ट होता है ना, वो होता है बिजनेस वेंचर। दैट्स इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर यू कि आपका जो बेसिक एंड फंडामेंटल पार्ट है आइडिया जनरेशन के लिए, दैट इज़ अ बिजनेस वेंचर। तो सर्टन हमारे पास होती हैं जिसके अंदर हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग आ जाता है, प्रॉब्लम इन्वेंटरी एनालिसिस एंड माइंड मैपिंग। तो स्टूडेंट आपका ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि आइडिया जनरेशन के अंदर कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, या फिर ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इसके अंदर एक्सक्लूडेड है। तो आपने ट्रू फॉल्स में भी जवाब देना होता है, आपने इस चीज़ को पढ़ना भी होता है। तो आप याद कर लें कितनी चीज़ें हैं हमारे पास? 4 चीज़ें हैं। क्या? 3 चीज़ें हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रॉब्लम इन्वेंटरी एनालिसिस एंड माइंड मैपिंग। तो नेक्स्ट हमारे पास है अब ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है? एक ग्रुप मिल बैठकर किसी मसले पर सोचता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसका असूल ये होता है कि शुरू में किसी के आइडिया पर तनकीद नहीं की जाती, चाहे आइडिया कितना ही पागलपन वाला क्यों ना लगे।
हम उस पर कोई भी क्रिटिसाइज़ नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ को हम जमा करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम कोई ना कोई सोल्यूशन बनाते हैं। और उसके बाद होता है हमारे पास ब्रेन राइटिंग। अब ब्रेन राइटिंग क्या होती है? जो हमारे पास ब्रेन राइटिंग होती है स्टूडेंट्स, ये हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग के बिल्कुल उलट है। तो ये आपने याद रखना है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन राइटिंग इज़ ऑपोजिट ऑफ द ब्रेन स्टॉर्मिंग। किस तरह से? जिसमें जो लोग होते हैं अपने आइडियाज़ को एक कागज़ पर लिखते हैं, फिर इस पर तनकीद या बहस होती है ताकि बेहतरीन आइडिया को फ़िल्टर किया जा सके। कोई भी मसला होता है तो क्या कहा, जो बॉस होता है वो कहता है कि भाई अपनी राय आप दो ना बल्कि कागज़ पर लिख दो। तो जब वो कागज़ पर लिखते हैं उसके बाद वो तमाम चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है और फिर उसके अंदर से बेस्ट जो वे होता है वो चूज़ किया जाता है। जबकि ब्रेन स्टॉर्मिंग के अंदर होता तो इसी तरह है, लेकिन हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं अपनी आइडिया को। प्रॉब्लम इन्वेंटरी एनालिसिस, तो ये हमारे पास क्या होता है कि लोगों को मार्केट के मौजूदा मसाइल की एक लिस्ट दे दी जाती है और फिर उनसे कहा जाता है कि आप इनका हल सोचें। जैसे अब आपकी कुछ रिसर्च आती है या फिर यूट्यूब पर ही कोई मसले का हमारे पास एक वोटिंग होती है ना, या फिर हमसे सॉल्यूशन मांगा जाता है कि आप किस तरह से इसको बेहतर किया जा सकता है। तो यही होती है हमारी प्रॉब्लम इन्वेंटरी एनालिसिस। जिस तरह आपकी कॉलेज में अक्सर आपसे पूछा जाता है ना कि कोई ऐसी बात बताएं जो आपको बुरी लगती हो, या फिर हम किस तरह से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। माइंड मैपिंग, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब हमारी दरमियान में एक जो मेन आइडिया होता है वो लिख दिया जाता है, फिर इससे जुड़ी हुई जो हमारी ब्रांचेस होती हैं वो बना दी जाती हैं। तो मिसाल ये जो हमारे लिए अगर हम देखें ना, ये हमारे पास एक मैप ही होता है या फिर एक स्टैंडर्ड ही होता है जो हमारे पास एज अ ब्रांचेस या विजुअल काम करता है। तो ब्रेन मैपिंग इज़ अनदर अप्रोच दैट यूज टू जनरेट आइडिया। तो इस टेक्निक में क्या होता है कि सेंट्रल आइडिया होता है, उसको लिख दिया जाता है और तमाम पार्टिसिपेंट को दे दिया जाता है ताकि वो इसी सिनेरियो के अंदर रहकर सोचें। अब लाइब्रेरीज़ क्या है? लाइब्रेरीज़ आर मोस्ट अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्स। जो लाइब्रेरीज़ हैं वो अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज हैं। लाइब्रेरीज़ के अंदर हमें मैगज़ीन मिल जाते हैं, ट्रेड जनरल्स मिल जाते हैं, मार्केट रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। अब इंटरनेट आइडियाज़ का ज़ख़ीरा है, ठीक है। इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा डेटा है, लेकिन याद रखें इंटरनेट पर हर मौजूद ख़बर सच्ची नहीं होती, अथेंटिक नहीं होती। इसके लिए हमें मुस्तनिद ज़राए से क्या करना चाहिए? हेल्प लेनी चाहिए या उससे पूछ कर उसकी तस्दीक करनी चाहिए। इंक्यूबेशन सेंटर्स नए बिजनेस मैंस को मकामी और बैनुल अक़वामी इंक्यूबेशन सेंटर्स और बिज़नेस प्लान के मौक़ों पर नज़र रखनी चाहिए ताकि पता चल सके कि दुनिया में आजकल क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। फैमिली और फ्रेंड्स, तो दोस्त अहबाब और अपने और फैमिली के साथ अपने आइडियाज़ शेयर किया करें। और हमारी जो अच्छे मुशीर होते हैं वो हमारा ख़ानदानी हो सकता है। तो हो सकता है आपके बिज़नेस में आप पैसा लगा दें लेकिन आपके लिए उतना बेनिफिशियल ना हो, इसीलिए आप मशवरा ज़रूर किया करें। ये आपकी असली जो कैपेबिलिटी होती है या काबिलियत होती है उसको जानने में मदद देते हैं और आपका जो ख़ानदान है मैक्सिमम वो आपको अच्छा ही मशवरा देता है। अब ये चीज़ हर किसी के लिए वेरी कर सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे नहीं, ख़ानदान वाले अच्छे नहीं होते, तो ये सिचुएशन हर किसी के लिए अलग हो सकती है। तो लेकिन माना यही जाता है कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं या फिर फैमिली के अंदर आपके बहन भाई और मखसूस जो आ जाते हैं ना पेरेंट्स, वो आपको अच्छा मशवरा देते हैं। बाकी ख़ानदान तक तो हम नहीं देख सकते। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि लेकिन कभी कभार ये आपको डरा भी देते हैं। देखिए मैंने कहा था ना कि कैसे हो सकता है कि हमेशा फैमिली की पॉजिटिव रिस्पेक्ट को ही देखा जाए। तो हमारी बुक भी कहती है कि ये हमको डरा भी देते हैं कि कहीं बिज़नेस में नुकसान होगा, इसीलिए आप चुपचाप नौकरी ही कर लेते हैं। तो कभी कभार हमें मोटिवेशन भी मिल जाती है। अब देखें एक्सपर्ट ओपिनियन। अब हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनका ओपिनियन देख लेते हैं। आई हैव टू यूज़ डिफरेंट कलर्स। Expert opinion can help an entrepreneur take the right decision at right time. अब MCQs क्या आता है? Who help an entrepreneur to take right decision at right time? That are expert opinion. Potential entrepreneur should attend the live session. Live sessions attend करने चाहिए उनको, लीडर्स की टॉक सुननी चाहिए ताकि वो इस इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस और स्टोरी से क्या कर सकें? फ़ायदा उठा सकें। तो जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं
वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होते हैं। इनसे नेटवर्किंग करते हैं हम, अपनी ज़िंदगी भर के तजुर्बात की बुनियाद पर आपको बेहतरीन फ़ीडबैक भी देते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है इंट्यूशन, यानी कि आपकी जो छठी हिस्स होती है, जिसे हम गट फीलिंग भी कहते हैं। ठीक है, हमारी जो इंट्यूशन होती है ना, वो बेसिकली हमारी गट फीलिंग ही होती है। तो ये बगैर किसी सबूत के अंदर की आवाज़ होती है। एंटरप्रेन्योर्स अक्सर अपनी गट फीलिंग पर क्या करते हैं, फ़ैसला करते हैं, क्योंकि कई बार वो सही साबित हो जाते हैं। लेकिन माहिरीन ये कहते हैं कि अंधा रिस्क ना लें, अपनी छठी हिस्स की भी सुने, लेकिन साथ ही मार्केट पर रिसर्च भी करें और मालूमात भी ज़रूर सामने लेकर आएँ, ताकि आपको कोई भी नुकसान ना पहुंच सके। तो उम्मीद करती हूँ आपको सीरीज़ पसंद आई होगी। अपने कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके लिए मिड टर्म पेपर प्रिपरेशन की वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसके अंदर ये 6 के 6 थीम्स आपको करवाए जाएंगे। फ़ी अमानिल्लाह एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।